गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का दूसरा लेक्चर है ईवीएस का। इससे पहले आप पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर 1 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसमें से 5 से 6 नंबर आपके आने हैं, और ये दूसरा लेक्चर भी इम्पॉर्टेंट थोड़ा है, इसमें 2 से 3 नंबर आपका आ जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको इससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और डेली बाय डेली आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, मैंने इससे पहले लेक्चर में कक्षा 3 की ईवीएस मैंने बताया था, और बताया था कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में एनसीईआरटी में ईवीएस की बुक नहीं चलती है। उसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। मैंने लेक्चर 1 में बताया था डिटेल में। आज कक्षा 4 की पढ़ना है ईवीएस। और चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 का मत। एनसीएफ होता क्या है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। एनसीएफ बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। मतलब किसी भी राष्ट्र का एक पाठ्यचर्या की एक रूपरेखा होती है। तो भारत का जो है उसको बोलते हैं एनसीएफ। एनसीएफ सबसे पहले 1975 में आया था। इसके बाद उसका संस्करण दूसरा आया 1988 में। तीसरा संस्करण आया सन 2000 में। और चौथा जो इस टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में, एनसीएफ 2005 चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 ने क्या सुझाव दिए हैं कक्षा 4 की ईवीएस को पाठ्य पुस्तक को संचालित करने के लिए, उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में पाठ यथार्थ या वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में पाठ यथार्थ मतलब जो यथार्थ है, मतलब जो दिया गया है सही है वही दिया गया है, और वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। जो अगल बगल जो वास्तविक घटनाएं घट रहा है उस पर दिया गया है। यह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, क्योंकि बालक इस स्तर पर साधारण व्यक्तियों को जीवन से खुद को जोड़ लेता है। इस पाठ्य पुस्तक में साधारण व्यक्तियों के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में दिया गया है, जैसे मीराबाई चानू के बारे में दिया गया है। और जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति आपके सचिन तेंदुलकर जी हो गए। जैसे जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया गया, क्योंकि बच्चा जो है कक्षा 4 में पढ़ रहा है तो कितने साल का हो जाएगा, लगभग 8 से 9 साल का हो जाएगा। तो वो क्या करता है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति या फेमस व्यक्ति हैं उनको क्या करता है, फॉलो करने लगता है। तो बताया गया है कि ईवीएस की पुस्तक में प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन पर आधारित घटनाओं का भी वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। नोट 1, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के अनुसार इस बात पर जोर है कि यह पुस्तक मात्र संकलन नहीं है, बल्कि वर्णन समझ का आधार है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक केवल मात्र संकलन, या संकलन बोले तो कलेक्शन, ये केवल कलेक्शन नहीं है ईवीएस का, बल्कि क्या है, बालक की समझ के आधार पर बनाया गया है। बालक कैसा क्या सोचता है, क्या उसकी समझ है, उसके आधार पर बनाया गया है। केवल एक कलेक्शन नहीं है कि पाठों का कलेक्शन कर दिए आपका ईवीएस पुस्तक तैयार हो गया। जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके जीवन के बारे में बताया गया है, बालक जो समझ सकता है उसके बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। नोट 2, चित्र समृद्ध परिवेश के अनुसार भरपूर रूप से दिए गए हैं, जो लिखित बातों को प्रतिबिंबित करते हैं। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में चित्र भरपूर रूप में दिए गए हैं या नहीं। तो आप बताएं कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में चित्र जो है भरपूर रूप से दिए गए, और क्यों दिए गए, इसका उद्देश्य क्या है। चित्र का मतलब क्या होता है, चित्र मतलब होता है कि जो हम चित्र दिखा रहे हैं उसके बारे में कुछ लिखित बातों का प्रतिबिंबित करता है, मतलब लिखित बातों को दर्शाता है। जैसे हम शेर बना देंगे, शेर का चित्र बना दें, तो उससे आप बालक से पूछेंगे क्या क्या, तो बताएगा कि ये शेर है, कि इसका आँख है, इसका मुंह है, इसका पूँछ है। तो सब बातें क्या होता है, लिखित जैसे लिखा जाता है वैसा प्रतिबिंबित करता है हमारा चित्र। तो चित्रों का बहुत उपयोग होता है कक्षा 4 या कक्षा 5 की पुस्तकों में। आगे चलते हैं। नोट 3, पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न और गतिविधि मात्र सुझावात्मक हैं, जिन्हें पाठ के अंदर स्थान दिया गया है तथा उनके द्वारा सौंदर्य बोध एवं कौशलों का विकास की अपेक्षा की गई है। पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न और गतिविधि, जिसको बोलते हैं क्रियाकलाप, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, अभ्यास प्रश्न और गतिविधि क्रियाकलाप, ये सब सुझाव दिए गए हैं। जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके अंत में क्रियाकलाप दिया रहता है कि पता करो, लिखो, सोचो या प्रश्न अभ्यास, ऐसे करके क्या दिया रहता है, क्रियाकलाप या गतिविधि दिया रहता है। तो वही बोला गया है कि पाठ के अंदर ऐसे क्रियाकलाप या अभ्यास प्रश्न को सुझावात्मक है या सुझाव दिए गए हैं, जिससे कौशलों क्या होता है, विकास। कौशल क्या होता है, मैंने बताया था, सुबोपली जिसको कौशल बोलते हैं, 4 कौशल होते हैं सुबोपली: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 कौशल हैं। इसको मैंने हिंदी में लेक्चर में बताया हुआ है पूरा डिटेल से, इसको देख लेंगे हिंदी के लेक्चर में। दोस्तों, बस कक्षा 4 के लिए इतना ही एनसीएफ सुझाव देता है। आगे चलते हैं, कक्षा 5 के लिए क्या एनसीएफ सुझाव देता है।
तो NCF 2005 का मत कक्षा 5 के लिए। परिवार और मित्र नामक थीम में परिवार के आकार और उनके पलायन के कारण सीमित परिवार के महत्व, समाज के रूप में परिवार की भूमिका की परिचर्चा है। दोस्तों मैंने बताया था कि EVS में कितने थीम बताए गए हैं, 6 थीम बताए गए हैं। तो उसमें से एक थीम है परिवार और मित्र। इसके अंतर्गत परिवार का आकार कितना कैसा होना चाहिए, कितने कितने लोग होने चाहिए, परिवार एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका क्या कारण है, सीमित परिवार, छोटा परिवार या बहु परिवार जैसे होता है, समाज के रूप में परिवार की भूमिका क्या क्या भूमिका है परिवार की, ये सब बताया गया है परिवार और मित्र नामक थीम के अंतर्गत। आगे चलते हैं, परिवार की भूमिका की परिचर्चा है। वहीं इस थीम में जाकिर हुसैन की कहानी के माध्यम से श्वास लेने और छोड़ने की समझ बनाई गई। दोस्तों एक चैप्टर है जाकिर हुसैन करके, कक्षा 5 में हम आगे पढ़ाएंगे इसको, वही बताया गया है इस चैप्टर के माध्यम से क्या सांस लेने और छोड़ने की समझ बनाई गई है। खेल के माध्यम से लैंगिक पूर्वाग्रह, जाति पूर्वाग्रह को तोड़ा गया है। दोस्तों खेल से क्या होता है, खेल से बच्चे क्या, लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब लड़के लड़कियों में विभेद करना, लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, लड़कों और लड़कियों में विभेद करना। इसको तोड़ा गया है कि कोई विभेद न किया जाए। जाति पूर्वाग्रह, दोस्तों आप लोग खेल में देखते होंगे कितने लोग जाति के आधार पर खेल बांट देते हैं या लड़के लड़कियों में विभेद करते हैं। तो इस चैप्टर में कक्षा 5 की पुस्तक में इसको दूर किया गया है, सबको समान बताया गया है लड़के लड़कियों को। तथा इस थीम में जानवरों को अनदेखी दुनिया का एहसास कराया गया और यह बताया गया कि जानवर और मनुष्य कैसे एक दूसरे पर निर्भर है। जानवर एक थीम है जिसमें बताया गया है कि मनुष्य और जानवर एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं। इस थीम में बीजों का अंकुरण, मिजोरम की झूम खेती परिचर्चा, सूर्यमणि की सच्ची कहानी प्रस्तुत कर आदिवासियों के प्रति बनाए गए पूर्वाग्रह को दूर किया गया है। दोस्तों ये सब चैप्टर हैं जो मैं कक्षा 5 की आपकी पुस्तक में पढ़ाऊँगा। आगे ये सब आपका चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, तो इसको परेशान ना हो कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा और जब आगे चैप्टर आएगा तो आपको समझ में आएगा। ये केवल आपको सुझाव जो दिए गए हैं सुझाव के बारे में है। अब नोट 1, पानी नामक थीम में जल चक्र, पानी की समस्या, रोजमर्रा के जीवन में पानी का उपयोग तथा मच्छर, मलेरिया, पानी से जुड़े संस्कार, तरुण भारत संघ, भीमा संघ की परिचर्चा की गई। दोस्तों मैंने बताया था 6 थीम होती है जिसमें से दूसरा थीम पानी है। पानी के बारे में आपको कैसे, पानी की क्या समस्या है, दैनिक जीवन में पानी का क्या उपयोग है, पानी इकट्ठा होने से मच्छर मलेरिया काटते हैं तो क्या कौन सा रोग होता है, ये सब पानी नामक थीम में आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज डिटेल से। आगे चलते हैं, नोट 2, भोजन नामक थीम में खान पान की विशेषता, भोजन के संरक्षण तथा कप्पा, टैपियोका, लिंग हुफैन, हांगकांग, खाखरा प्लस ढोकला गुजरात की परिचर्चा है। दोस्तों अगला थीम जो है भोजन, इस थीम में आपको खान पान की, खाने पीने की क्या विशेषता है, भोजन के संरक्षण मतलब भोजन को कैसे सुरक्षित रखते हैं, तथा कप्पा एक डिश है जिसका नाम है कप्पा, जिसको बोलते हैं टैपियोका भी बोलते हैं। और लिंग हुफैन आपका ये भी एक डिश है, मतलब खाने की चीज़ है जिसको हांगकांग में पाया जाता है। खाखरा प्लस ढोकला ये गुजरात में पाया जाता है। ये सब डिश आपको बताए जाएंगे चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा भोजन, तो उसमें सब बताया जाएगा। डिटेल में पूछता है दोस्तों, पूछता है कि खाखरा एवं ढोकला कहाँ का भोजन है, तो आप बताएंगे गुजरात का। ऐसे पूछ देगा लिंग हुफैन कहाँ का भोजन है, तो आप बताएंगे हांगकांग का। ऐसे क्वेश्चन आपको भोजन नामक थीम में आगे पढ़ाया जाएगा। केवल मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है इस थीम में। आगे चलते हैं, नोट 3, आवास। ये गलत हो गया दोस्तों, इसको सही कर लेंगे, आवाज़ नहीं है आवास है, आवास कर लेंगे इसको। आवास नामक थीम में राजस्थान की आवास, असम की आवास, मनाली की आवास, श्रीनगर की आवास है, आवाज़ हो गया है, था हरियाणा के आवास की परिचर्चा की गई। आवास भी एक थीम है जिसमें आपकी आवास, सभी आवास मतलब जितने भी भारत में आवास जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। राजस्थान के आवास कैसे होते हैं, आपके असम के आवास मतलब घर, असम के घर कैसे होते हैं, मनाली के घर कैसे होते हैं, श्रीनगर के घर कैसे होते हैं, हरियाणा में कैसे घर होते हैं, इस पर आपको व्यापक चर्चा की गई। जब ये पढ़ाया जाएगा आवास थीम पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। इसको सही कर लेंगे दोस्तों, आवाज़ हो गया है, इसको आवास कर लेंगे। आगे चलते हैं, नोट 4, यात्रा नामक थीम में भौगोलिक समझ के साथ साथ पुराने समय के तकनीकी धातुओं का प्रयोग, पहाड़, पेट्रोल, डीजल इत्यादि की समझ बनाई गई। अगला जो थीम है आपका यात्रा नामक थीम में क्या क्या बताया गया आपको, भौगोलिक समझ मतलब उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, ऐसे करके क्या है, भौगोलिक समझ के साथ पुराने समय की तकनीकी धातु का प्रयोग, पहाड़, पेट्रोल, डीजल, इन सब के बारे में बताया गया। आप
जैसे अब आपको अगर बच्चों को किसी भी राज्य या किसी भी आपके देश के बारे में विशेषता बताना होगा तो क्या करेंगे, उसको पहले वहाँ पर लेके जाएंगे, भ्रमण कराएंगे। तो वही बोलता है यात्रा भ्रमण नामक जो थीम है बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि अगर बच्चों को अगर किसी भी मतलब राज्य के बारे में या किसी भी ज़िले की विशेषता बताना है तो आप उसको भ्रमण कराएंगे। तो भ्रमण करने से क्या होता है, बच्चा आप आंखों के सामने देखता है, अवलोकन करता है, तो उससे ज़्यादा सीखता है। तो ये सब भ्रमण नामक थीम में आपको बताया गया जो आगे पढ़ाया जाएगा। छठा है, पांचवा नोट है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं नामक थीम। ये टीम हो गया, इसको थीम कर लेंगे। नामक थीम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं नामक थीम में थीमों को अवधारणा को जोड़ा गया है। पांचों थीम जो है ये थीम है, टीम हो गया है, इसको थीम कर लेंगे। जो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, छह थीम है आपका जो परिवार एवं मित्र, भोजन, जल, आवास, ये जो पांचों थीम है उसको छठवें थीम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं इसमें सब कुछ इसमें इसके सभी कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया है। मतलब पांचों का अंतर्निहित या कहें पांचों थीम का निचोड़ छठे थीम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं इसमें दिया गया है। दोस्तों ये था लेक्चर, इसको देखेंगे ये 2 से 3 बार और प्रश्न करेंगे। हम प्रश्न पढ़ते हैं, आप लोग इसका उत्तर आप लोग मन में ढूंढिएगा या बताइएगा। एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई गई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी। अभी मैंने बताया भ्रमण के बारे में, तो भ्रमण कराने से बच्चों में आपकी क्या अपेक्षा रखेंगे उनसे। पहला विकल्प है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उन्हें आनंद उठाना देने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अवलोकन में बांटना चाहिए। चौथा ऑप्शन है यदि उनके प्रश्न कोई हो तो दर्ज कर लेना चाहिए और गौर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। तो आपका इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम बता रहे हैं क्यों सही होगा। दोस्तों पहला जो ऑप्शन दिया है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। अगर आप बालक भ्रमण कर रहा है तो चीज़ देखेगा तो उसके बारे में प्रश्न पूछेगा, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया कि बिना प्रश्न, कोई प्रश्न पूछेगा नहीं तो कि भ्रमण कराने का क्या मतलब है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। आनंद तो ठीक है लेकिन उसके बारे में आप अवलोकन भी करेगा तो ज़्यादा सही होगा, तो ये विकल्प क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन था उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों के साथ शिक्षकों के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए। दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे ध्यान से अवलोकन करेंगे और क्या क्या इसकी विशेषता है उसकी टिप्पणियाँ दर्ज करेंगे और बाकी बच्चों के साथ शिक्षकों के साथ अवलोकन करेंगे। चौथा जो ऑप्शन था यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। दोस्तों आप शिक्षक उनको भ्रमण करा रहा है तो प्रश्न लिख कर जाकर घर पे नहीं पूछेंगे बच्चे, बल्कि आपसे पूछेंगे। तो आप ये क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसमें पहला विकल्प है अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तीसरा ऑप्शन है बोर्ड पर चित्र बनाते समय चरणों को प्रदर्शित करना। ये थोड़ा सा इसको गलत हो गया, इसको सही कर लेंगे। बोर्ड पर चित्र बनाते समय चरणों को प्रदर्शित करना, अंकुर रहेगा, अंकुर हो गया, अंकुर के चरणों को प्रदर्शित करना। चौथा ऑप्शन है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और उनके चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो जो आप बीज की अवधारणा आप समझाएंगे तो पहला ऑप्शन है फोटो दिखाना। फोटो दिखाएं थोड़ा सही लग रहा है। इसके बाद जो है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ये भी थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन आपको सबसे उपयुक्त बताना है। तीसरा ऑप्शन था बोर्ड पर चित्र बनाते समय अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, ये भी थोड़ा सही लग रहा है। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है बीज बोने के अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना, आप बीज कैसे बो रहे हैं, उसका कौन कौन से कितने चरण में कैसे बोएंगे और उनका चित्र बनाने की क्रियाकलाप कराएंगे, तो बच्चा क्या ज़्यादा समझेगा। तो ये ऑप्शन ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा तरीके से समझाया तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। दोस्तों पहेलियाँ का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आप इसको जो नहीं है इसको देख लेंगे। पहले नहीं बोला है तो आपको निगेटिव भी ढूंढना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना।
तीसरा ऑप्शन है बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा ऑप्शन है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निगेटिव पूछा था, आपको निगेटिव उत्तर देना होगा, क्योंकि पहले में जो है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि बच्चे में सृजनात्मक मतलब खोज करने की शक्ति बढ़े। तो क्या है, ये पॉइंट जो है पहली से क्या होता है, सृजनात्मक शक्ति के विकास होता है, तो सही है। दूसरा में बच्चों में आलोचनात्मक शक्ति का भी विकास होता है, सही है। तीसरा में है बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होता है, ये भी सही है। लेकिन जो चौथा है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, ये गलत है। उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये गलत है। उद्देश्य नहीं है पूछा, अगर उद्देश्य है होता तो आपको तीनों ऑप्शन सही रहता। चौथा ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसमें भी आपका निगेटिव पूछा है, उद्देश्य नहीं है। इसको नहीं जब पूछता है, इसको अंडरलाइन करके आप अच्छी तरीके से उसको प्रश्न करेंगे। तो पहला ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक व समाज वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को खोजने और क्रिया में लगना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनोविश्लेषणात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती है। चौथा ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो इसमें आपको बताना है उद्देश्य नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन जो है सही है, इसका ये उद्देश्य होता है। दूसरा ऑप्शन भी है वातावरण में उत्सुकता जगाना, ये भी उद्देश्य होता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को खोजने और क्रिया में लगना और व्यवहारिक क्रिया कराना, ये ऑप्शन सब सही है। चौथा जो ऑप्शन है यही गलत है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। आपको परिभाषा तो याद ही नहीं कराना बच्चा में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। चौथा ऑप्शन है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, विद्यालय में बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये होता है ईवीएस का उद्देश्य। बाकी जो ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, परिभाषा से परिचित नहीं कराना है, ये गलत हो जाएगा। तकनीकी शब्दावली से मतलब टेक्निकल वर्ड बताएंगे बच्चा नहीं समझ पाएगा। जो तीसरा ऑप्शन है इसमें तकनीकी शब्द दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। आप शिक्षक हो गए, उन्हें ये नहीं कहेंगे कि ये पुस्तक पढ़ो वो पुस्तक पढ़ो, बल्कि क्या है, ईवीएस का उद्देश्य क्या है, बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। दोस्तों बस आज इतना ही। आप लेक्चर को 2 से 3 बार देखेंगे और जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं इसको कर लेंगे। प्रश्न करने के बाद आपको मैंने सुझाव दिया था कि एक आता है यूथ का प्रीवियस ईयर पेपर, इसको आप ले लेंगे। इसमें 2011 से लेकर, इसमें क्या होता है 2011 से लेकर 2022 से मतलब जितने अब तक पेपर हुए हैं उसमें सारे आपके क्या होते हैं, सारे आपके पेपर दिए रहते हैं। तो आप जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, जो मैंने बताया है लेक्चर उसको देखेंगे 2 से 3 बार और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के लिए जो था इतना ही। और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लेंगे, रंजीत स्टडी वर्ल्ड। और टेलीग्राम चैनल है रंजीत स्टडी वर्ल्ड, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। इस पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।